नमस्कार साथियों, डॉक्टर ग्रीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मेवाड़ की पावन धरा से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं अनिवार्य विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज का जो पेपर है वो ऐसा पेपर है कि अगर आज आपने इस क्लास को नहीं देखा तो अपने जीवन में कुछ नहीं देखा है। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे कभी परिचय देखने को मिलेंगे। और यहाँ से मैं दावा कर सकता हूँ कि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। और आज का पहला प्रश्न आ रहा है, आपके जो 12 MCQ आ रहे हैं, जो 12 बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, उनमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में सामने बोर्ड पर ये रहा। तव प्रताप उर राखी प्रभु जय के नाथ तुरंत, पंक्ति में नाथ शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पर ये लक्ष्मण मूर्छा जो रामचरितमानस का जो लंका कांड से लिया गया है वहां से है। तो ये जो तव यानी जो नाथ शब्द आया है ये किसके लिए आया है, ये बात की है। यहाँ जो नाथ शब्द आया है वो कहां से लिया गया है, ये बताया कि ये नाथ शब्द किसके लिए आया है। तो क्या होगा इसका सही विकल्प होगा किसके लिए? भरत के लिए आया है। हनुमान जी ने कहा है कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर तुरंत ही भगवान श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। तो ये लंका कांड से है। देखते हैं दूसरे प्रश्न पर। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, पंक्ति में अभी गीला पड़ा है का क्या कारण है? यह आपकी जो पुस्तक है आरोह भाग 2 के शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता से लिया गया है। और इसका आंसर है आसमान की आर्द्रता के कारण। किसके कारण? आसमान की आर्द्रता के कारण अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका हो, ऐसा लग रहा है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, रघुवीर सहाय की कविताएं किस भाव पर केंद्रित है? रघुवीर सहाय की कविताएं किस भाव पर केंद्रित है? राजनीति की पक्षधर, सामाजिक दारुण विडंबना पर, भौगोलिक सौंदर्य पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। तो किस पर है? यहां पर यह है आपकी सामाजिक दारुण विडंबनाओं पर है। रघुवीर सहाय की जो रचनाएं हैं वो सारी किस पर है? सामाजिक दारुण विडंबनाओं पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रेणु, ये प्रश्न आया है आपका आरोह के भाग 2 के गद्य भाग पहलवान की ढोलक से। रेणु अर्थात फणीश्वरनाथ रेणु ने अपनी रचनाओं से किस और लोगों का ध्यान खींचा है? शहर के विकास की ओर, अंचल की समस्याओं की ओर, देश के विकास की ओर या राजनीति के विकास की ओर? तो अपन जानते हैं कि जो फणीश्वरनाथ रेणु थे वह आंचलिक उपन्यासकार थे और उनका पहला जो उपन्यास था महिला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध रहा, बहुत ही ख्याति प्राप्त की। और इसी रचना पर उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सा होगा? अंचल की समस्याओं पर। किसकी था? अंचल की समस्याओं की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विज्ञान के मतानुसार वर्षा का आगमन होता है। यह आपके जो काले मेघा पानी दे वहां से आया है, धर्मवीर भारती से। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती से आया है। तो देखिए, प्रकृति के संतुलन से, प्रकृति संतुलन बिगड़ने से, पर्यावरण प्रदूषण से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? प्रकृति के संतुलन से क्या होता है? बारिश का आगमन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शीर्ष के पुराने फूलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फूलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालते हैं। पंक्ति में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पर व्यंग्य किया है? तो हमने बात की थी कि देखिए, साहित्यकारों पर, समाज पर, राजनीति पर या उपयुक्त सभी पर। तो इसका सही प्रश्न विकल्प होगा जो आज के जो राजनेता है उन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्य किया है। तो कौन सा होगा? राजनीति पर। किस पर व्यंग्य किया है? राजनीति पर। आज के जो राजनेता है वह नई पीढ़ी को नहीं समझते हैं और अपनी जगह खाली नहीं करते हैं जब तक उनको धक्का देकर बाहर नीचे नहीं गिरा देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जहां उपमेय में उपमान की आशंका हो और उपमेय को उपमान मान लिया जाता है वहां अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की आशंका हो और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है वहां अलंकार होता है। बताइए कौन सा अलंकार होगा साथियों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या विकल्प रहेगा इसका? तो देखिए, भ्रांतिमान, उपमा, संदेह या उत्प्रेक्षा। तो क्या होगा यहाँ पे? भ्रांतिमान होगा। क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होता है जहां
उपमेय में उपमान की आशंका हो और उपमेय कोई उपमान मान लिया जाता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अभियोग लगाना शब्द का अंग्रेजी शब्द होगा, अभियोग लगाना अंग्रेजी शब्द का अंग्रेजी शब्द होगा। तो देखते हैं क्या विकल्प होगा इसका। तो प्रश्न क्या, तो इसका क्या होगा, एक्यूज। क्या होगा, एक्यूज यानी होता है अभियोग लगाना या आरोप लगाना, अभियोग यानी आरोप लगाना, क्या होगा, एक्यूज होगा। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वॉच डॉग पत्रकारिता का मुख्य क्या उत्तरदायित्व है? सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, उद्योग धंधों के कामकाज पर निगाह करना, खेलकूद के कार्यक्रमों पर निगाह रखना, अपराधियों के क्रियाकलापों पर निगाह करना। तो क्या होगा इसमें, जो सरकार के जो कार्यकलाप होते हैं, कामकाज होते हैं, जो वॉच डॉग पत्रिका होती है वो उनके कामकाज पर निगाह रखती है। बढ़ते हैं, वे पत्रकारिता कहलाती है, वे पत्रकारिता कहलाती है ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता या सभी। तो जो वे पत्रकारिता होती है उसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं, साइबर पत्रकारिता कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता भी कहते हैं। अर्थात क्या विकल्प हो जाएगा, द विकल्प सही हो जाएगा। इसमें तीनों विकल्प सही है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है आपकी वितान पुस्तक से, कहां से आया है, वितान पुस्तक से है। और प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन सुनियोजित शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां स्थित है? हमने बात की थी कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये कहां पर है, तो ये कहां है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यशोधर बाबू की पत्नी को बच्चों की तरफदारी करने में किसने उन्हें मोड़ बना डाला? आधुनिकता ने, पाश्चात्य संस्कृति ने, मात्र सुलभ मजबूरी ने और रूढ़िवादिता ने। हम देखते हैं कि किस प्रकार जो वाईडी पंथ की जो पत्नी थी वह अपनी मात्र सुलभ मजबूरी के कारण, अपनी बेटी के कारण वह क्या हो जाती है, मॉडल बन जाती है। तो इसका क्या होगा, सी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपके रिक्त स्थानों का। काउंसिल शब्द का क्या अर्थ होगा? प्रश्न है आपके सामने कि काउंसिल का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा परिषद। क्या होगा इसका अर्थ? इसका अर्थ होगा परिषद। साथियों क्या होगा इसका अर्थ? परिषद होगा। क्या होगा इसका? परिषद होगा। काउंसिल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? परिषद। क्या होगा? परिषद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां अलंकार होता है। तो कौन सा होगा? श्लेष। कौन सा अलंकार होगा साथियों? श्लेष अलंकार होगा। जहां पर वाक्य में एक शब्द केवल एक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। रैमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। राम तो गाय है उसे मत मारो, वाक्य में शब्द शक्ति है। यहां पर गाय के जैसे लक्षणों की बात की है तो क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति होगी साथियों। क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति होगी इसमें। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ संकेत पर होता है से समस्त अर्थ पाठक या श्रोता प्रसंगानुसार अन्य अर्थ की कल्पना करता है, जहां पर मुख्य अर्थ भी नहीं होता है और लक्षणार्थ भी बाधित होता है, और जो श्रोता होते हैं वो तीसरा अर्थ ग्रहण करते हैं। वहां पर आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होती, कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी साथियों। कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न रिक्त स्थान का अगला प्रश्न है चौथा, पांचवा प्रश्न। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में जो वाणी होती, जो बोली होती है, उसे क्या कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे बताया था कि एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जो विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होती है वो क्या होती है? बोली होती है। बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थानों में अगले प्रश्न है आपका, अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने की कौन सी विधि होती है? जो अंधे लोग होते हैं वह किस लिपि से पढ़ते हैं? देखा होगा आपने, कौन सी लिपि होती है? ब्रेल लिपि। कौन सी होती है? ब्रेल लिपि से जो अंधे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। वह अपने हाथों से उन अक्षरों के आकार को देखते हैं, फिर चयन करते हैं किसका
क्या अक्षर है? आपके 6 ही रिक्त स्थान आएंगे, लेकिन आज हमने जो मैराथन क्लास है, जो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो अपने कुछ अपने रिक्त स्थान और लिए हैं। देखिए, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। उसे क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं उसे? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? अभिधा शब्द शक्ति कहेंगे। बढ़ते हैं, जिसमें शब्द के लक्षण प्रकट होते हैं किंतु वास्तविकता नहीं होती है, वह शब्द शक्ति होती है लक्षणा। कौन सी होती है साथियों? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये नहीं पढ़ा तो जीवन में कुछ नहीं पढ़ा। तो देख पढ़ते हैं 90 प्रश्न खालिस्तान का 9वां। वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता भिन्न अर्थ निकाल लेता है, वहां अलंकार होता है। तो वहां अलंकार होगा वर्कोक्ति। कौन सा होगा साथियों? वर्कोक्ति अलंकार होगा। कौन सा होगा? वर्कोक्ति अलंकार। जहां श्रोता वक्ता द्वारा कहे गए वाक्य का अलग अर्थ निकालता है, वहां पर कौन सा होता है? वर्कोक्ति अलंकार होता है। जहां वास्तविक विरोध ना हो किंतु अर्थ करने पर विरोध सा जान पड़ता है, वह अलंकार होता है। साथियों, नाम दे रखा है, विरोध आ रहा है। क्या आ रहा है? विरोध आ रहा है। तो कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जहां वास्तविक विरोध ना होता है, फिर विरोध का आभास होता है, वहां अलंकार होता है विरोधाभास। बढ़ते हैं, जहां एक शब्द बार बार आए या आवृत्ति हो, प्रत्येक बार भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वह अलंकार होता है। कौन सा होता है साथियों? यमक। हमने बात की थी कि काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, काली घटा का घमंड घटा। ये सब किसके उदाहरण है? यमक अलंकार के उदाहरण हैं। 12वां है, जहां पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वह अलंकार होता है विभावना। क्या होता है साथियों? विभावना अलंकार होता है। जहां पर कारण नहीं है, जहां पर कारण नहीं होने पर भी क्या होता है? कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर एक अलंकार होता है, उसे कहते हैं विभावना। अर्थात जो रिक्त स्थान है वो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अपने जितने भी अलंकार है उनकी बात कर ले, और जो तीनों शब्द शक्तियां हैं उनकी भी बात कर ले, क्योंकि आपके परीक्षा में सिर्फ 6 खालिस्तान आएंगे, लेकिन हमने 12 की बात की है। अर्थात इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न 5वां, तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि है। विधि का अर्थ है सिखलाना, लेकिन हम सिखलाएंगे क्या? इसके लिए हमारे यहाँ शब्द है विद्या। विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्रेषणी करते हैं। विद्या वह ज्ञातव्य विषय है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ मनुष्यों ने इस विद्या को अर्थकारी और परमार्थकारी 2 भागों में बांटा है। अर्थकारी विद्या वह है जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है, जो आपको जीवन की आजीविका की सुविधाएं देती है, और परमार्थकारी विद्या वह है जिससे आप समष्टि से जुड़ते हैं, उसमें मान्य मूल्य है, जिससे आपका हृदय बनता है, आपकी बुद्धि बनती है, आप उदार बनते हैं, स्नेहशील बनते हैं, सद्भाव एवं संबंधता से पूर्ण मानव बनते हैं, जिससे आपकी बुद्धि और हृदय का परिष्कार होता है। तो यहाँ पर अपन एक गद्यांश पढ़ा है और आपको इसके से उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। पहला प्रश्न है, समाज के लिए कौन सी विद्या अधिक उपयोगी होती है? समाज के लिए वह विद्या, ये देखिए समाज में वह विद्या उपयोगी है। देखिए इसमें दे रखा, सीधा सा दे रखा है कि वह विद्या जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है। कहां से? यहां से। पहले प्रश्न का उत्तर कहां से होगा? यहां से होगा। वह विद्या उपयोगी समाज में आपको उपयोगी बनाती है, जो आपको जीवन की आजीविका की सुविधा देती है। और यहां तक, कहां तक होगा? यहां तक होगा साथियों। दूसरा देखते हैं कौन सा है। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि। क्या होता है? समष्टि होता है साथियों। देखिए जिसमें आप ये देखिए सीधा सा दे रखा, समष्टि क्या होगा? समष्टि होगा इसका। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि होता है। अगर आपको गद्यांश में समझ में नहीं आए कि क्या है, तो ऐसे जैसे शब्द का जहां पर ऐसा उच्चारण हो रहा है, वैसे उच्चारण शब्द को ढूंढ लेना, वही इसका विकल्प सही होगा। वही क्या होगा? इसका सही होगा। बढ़ते हैं, विद्या क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? सीधा सा दे रखा है, विद्या क्या है और उसे कितने प्रकार की होती है। तो विद्या वह ज्ञातव्य विषय है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ मनुष्यों ने इस विद्या को अर्थकारी और प्रभातकारी 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। फिर देख रहे परमार्थकारी विद्या क्या है?
यहां से देखिए परमार्थकारी विद्या वह है, यहां से ये जो चौथा प्रश्न वहां से उत्तर है वह है जो आपकी बुद्धि वह है आपकी बुद्धि बनती है, सॉरी ऊपर से विद्या है जिसमें आप समष्टि से जुड़ते हैं, आप उसमें मानवीय मूल्य है जिसमें आपका हृदय बनता है, आपकी बुद्धि बनती है, आप उदार बनते हैं, स्नेहशील बनते हैं, सद्भाव और संबंधता से पूर्ण मानव बनते हैं, जिससे आपकी बुद्धि और हृदय का परिष्कार होता है। कौन सी विद्या है? परमार्थकारी विद्या है। कौन सी है? परमार्थकारी विद्या है। बढ़ते हैं, शिक्षा किसे कहा गया है? शिक्षा किसे कहा गया है? देखिए यहां पर शिक्षा क्या है? संप्रेषण की विधि है। शिक्षा क्या है? संप्रेषण की विधि है। तो यहां से देर का सीधा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को। बढ़ते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? विद्या का महत्व। क्या होगा? विद्या का महत्व या शिक्षा का महत्व। क्या होगा साथियों? शिक्षा का महत्व। बहुत ही आसान प्रश्न था आपके अपठित गद्यांश का, और 6 प्रश्न आएंगे, 6 के उत्तर अपन ने देखे हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर, अपठित पद्यांश पर। अपठित पद्यांश, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है? फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगा जल कहाँ है? संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है? वह भारतवर्ष है। वह कहाँ है? वह भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। संतान विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ खड़े हैं। किसकी बात की है? भारत देश की बात की है, भारत देश के लोगों की बात की है, भारत की संपन्नता की बात की है। तो देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसमें से कह देंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। इसका प्रश्न है आपका, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया? तो देखिए कि भारतवर्ष संसार के सभी देशों में अति प्राचीन है, सबसे पुराना देश है, मानव सभ्यता में अग्रणी माना जाता है, और इसी कारण कविता में से क्या कहा गया है? वृद्ध कहा गया है। यह हमारा क्या है? सबसे पुराना देश है, सबसे पुराना है, और मानव सभ्यता में सबसे अग्रणी रहा जाता है। हम ही हैं जिन्होंने विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया। हम ही हैं जिन्होंने विश्व को क्या दिया है? शून्य दिया है। ठीक है, देखिए आगे, भवभूतियों का यह प्रथम भंडार से क्या आशय है? भवभूतियों का प्रथम भंडार से क्या आशय है? तो देखिए, संसार में जितने भी दैविक और भौतिक जितने भी संपदा हैं, अर्थात भौतिक का मतलब होता है भूगर्भ से निकलने वाली जितने भी खनिज हैं वो, और वैसा भारत भूमि में मिलती है। इसी कारण इसे क्या कहता है? भवभूतियों का भंडार कहा गया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीयों का उद्भव किनसे हुआ है और क्या कहलाए? हमारा उद्भव कहां से हुआ है? ऋषि मुनियों में रहने वाले आर्यों से भारतीय का उद्भव हुआ है, और हम क्या कहलाए? आर्य कहलाए। हम क्या कहलाए? आर्य कहलाए थे। फिर देखिए, प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो देखिए, भारत भूमि प्राचीन काल से सुख और वैभव से संपन्न धरती का गौरव एवं पुण्यशाली रही है। यह सब तरह से सुख शांतिमय और कला कौशल में संपन्न देश रही है। यह सबसे प्राचीन देश है। इसी ने विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, इसी ने जीरो दिया, तब विश्व को क्या हुआ? गिनती आई। तारों की गिनती किसने सिखाई? अपन ने सिखाई है। हम ही थे जिन्होंने विश्व में पाइथागोरस प्रमेय दिया। हम ही वो थे जिन्होंने विश्व में क्या दिया है? पाई का मान दिया है। हम सब वो हैं। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ? इस पंक्ति में किसका गुणगान किया है? भारत देश का। किसका किया गया है? भारत देश का किया गया है। भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक क्या होगा? भारत की श्रेष्ठता, भारत के गौरव की प्रशंसा। तो ये आपका चौथा प्रश्न था जो अपठित आएगा। और कितने प्रश्न आएंगे इसमें से? 6 प्रश्न होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है खंड ब से। आपको आज जो मॉडल पेपर है उसमें अपन ने उत्तर भी साथ में लिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है, श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? अगर आपको जो संचार के जो माध्यम है, जनसंचार के माध्यम है, 3 की बात की है। किसकी बात की है? 3 की है। और कौन सा श्रेष्ठ है उसकी बात की है। कौन सा क्या है? प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी। अर्थात मैं अगर बात करूं दृश्य, श्रव्य और दृश्य, 3 बातें हो गई। ये कौन सा हो गया आपका? प्रिंट माध्यम कौन सा हो गया? दृश्य। कौन सा हो गया आपका? दृश्य हो गया साथियों। जैसे अखबार है, अखबार क्या है? दृश्य है।
अगर मैं रेडियो की बात करूं तो क्या हो जाएगा, श्रव्य हो जाएगा, और अगर मैं टीवी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, श्रव्य और दृश्य दोनों हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इनमें से जो जनसंचार का जो माध्यम है, कौन सा लोगों को बांधने का सबसे बेहतर तरीका है, तो कौन सा होगा, टीवी। कौन सा होगा, अर्थात क्या है ये, श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है। ठीक है, कौन सा होगा, क्योंकि देखिए श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से टीवी सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि यह क्या है, श्रव्य भी है और दृश्य भी है। देखिए, क्योंकि टीवी पर समाचार सुनाई देने के अलावा दिखाई भी देते हैं, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल है। फिर देखिए, इससे साक्षर और निरक्षर दोनों ही तरह के लोग क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। बात की थी कि अगर हम प्रिंट माध्यम की बात करेंगे तो उन लोगों के लाभदायक नहीं है जो क्या है, अनपढ़ है। ठीक है, तो ये टीवी, लेकिन टीवी क्या है, दोनों लोगों के लिए क्या है, लाभदायक है। फिर देखिए, सचित्र प्रसारण से समाचार अधिक तथ्यपरक और प्रमाणिक बन जाते हैं। अपन जानते हैं जब हम टीवी देखते हैं और टीवी पर जो समाचार आते हैं उनमें समाचार के साथ क्या होता है, चित्र भी आते हैं, और जब हम आंखों से कोई चीज देखते हैं तो क्या रहती है, हमको अधिक समझ में आती है और लंबे समय तक क्या रहती है, वो याद भी रहती है। तो कौन सा होगा, आपका टीवी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। कहां से आया है, आरोह बागदो, और कौन सा है, फिराक गोरखपुरी। रुबाइयों से आया हुआ है, गुले नगमा से। कहां से, ये गुले नगमा से आया है। देखिए, तो देखिए कहां का वर्णन करना है, दीपावली का भी और राखी का भी। तो फिराक गोरखपुरी ने दीपावली का दृश्य बिंब इस प्रकार चित्रित किया है, शाम का समय लिपा हुआ पुता हुआ स्वच्छ घर आंगन है। बताया था अपन ने कि दीपावली के दिन क्या करते हैं, हम घर और आंगन को साफ स्वच्छ करते हैं, लेपते हैं, रंग रोगन करते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए जगमगाते चीनी के खिलौने सजाती है, हम क्या लाते हैं, दिए लाते हैं। ठीक है, और प्रसन्नता से दीपक जलाती है तथा बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा घर आंगन क्या जाता है, जगमगा जाता है। एक तरफ दिए जगमगा रहे हैं, प्रकाश फैलता है, एक तरफ क्या होता है, बच्चों की खिलखिलाहट से आंगन जगमगा जाता है। और राखी के दिन आसमान में क्या है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदे हो रही है बारिश की, और इस समय क्या हो रहा है, एक बहन अपनी भाई की कलाई पे क्या बांध रही है, राखी बांध रही है। राखी के लच्छों में रंग बिरंगी सुंदरता और बिजली की चमक का सहज वर्णन किया गया है, क्योंकि राखी क्या है, सतरंगी है, बहुत से रंगों वाली है, और क्या करी, वो चमक रही है। जो राखी के जो लच्छे हैं वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। राखी के धागों में भाई बहन का अटूट स्नेह संबंध रहता है। हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म में राखी को बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। भाई बहन का क्या, ये अटूट प्रेम का त्योहार माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शीरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता और जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे अपने शब्दों में लिखिए। हमने बात की थी कि शीरीष का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहां से, हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता से लिया गया है। और किस प्रकार से वह जब उस मौसम में भी वह खिलता और फलता फूलता है, जब बाकी सारे पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। अर्थात भरी गर्मी में क्या रहता है, वो फलता और फूलता रहता है। जब उस समय बाकी सारे पेड़ पौधे अपने पत्ते क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो देखिए, भयंकर गर्मी, लू एवं तपन से जब सारे पेड़ पौधे झुलसने लग जाते हैं, सभी पेड़ पुष्प रहित हो जाते हैं। पुष्प रहित का मतलब क्या हो जाता है, उसके पत्ते क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और तब भी शीरीष का वृक्ष हरा भरा और पुष्पों से लदा रहता है। यह वायुमंडल से रस ग्रहण करता है। इस तरह यह विपरीत दशा में भी संघर्षशीलता एवं जिजीविषा रखता है। जब बाकी सारे पेड़ पौधे ठीक है अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठूंठ की भांति खड़े हो जाते हैं, उस समय क्या रहता है, ये हरा भरा रहता है, फूलों से लदा रहता है। तो ये क्या है, इसकी जीवन जीने की जिजीविषा और संघर्षशीलता, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को डटे रहने की शक्ति दिखाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है। अपन ने कितनी बार बात की थी इस पर कि ऐसी सभ्यता थी जिसमें अनुशासन तो था, लेकिन कौन सा अनुशासन था, सब अनुशासन था, समाज द्वारा पोषित था, न कि राज पोषित था। क्योंकि यहाँ से एक भी हथियार नहीं मिले हैं, सब क्या मिले, औजार मिले हैं। यहाँ से न तो कोई राजा का महल मिला है, न कोई समाधि मिली है, न कोई स्मारक मिला है। ये सिद्ध होता है कि ये सभ्यता क्या थी, राज पोषित न होकर समाज पोषित थी। जो अनुशासन था वो क्या था, सब शासन अनुशासन था। देखिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अंतर्गत वहां पर हथियार नहीं मिले हैं। इससे ऐसा ज्ञात होता है कि वहां राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी, कोई राजा नहीं रहता था। क्या था, किसी राजा का शासन नहीं था। जिसके पास अनुशासन रखने के लिए सेना ही होती थी, क्योंकि राजा होगा तो क्या होगी, सेना भी होगी, और सेना होगी तो क्या होगा, हथियार भी होंगे। लेकिन हथियार नहीं मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि ना तो या तो सेना थी, ना यहाँ पर देखिए क्या थे, हथियार मिले हैं। वहां की अनुशासन व्यवस्था समाज के आपसी समझाइश पर ही आधारित थी। समाज द्वारा ही अनुशासन बनाए रखा जाता था। बात कर ली थी अपन ने। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है।
हमने पहले ही बात कर चुके थे कि जो सिल्वर वेडिंग कहानी है वह किस द्वंद्व पर आधारित है। ठीक है, जो पुराने पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच क्या जो वैचारिक टकराहट है उस पर बात की है। इसमें हम जानते हैं कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं कौन, यशोधर पंत, वह पुराने विचारों के वाहक हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है वो क्या है, नए विचारों के वाहक हैं और दोनों में क्या है, विचारों की मतभेद रहता है। देखते हैं, यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, बात कर ली थी अपन ने, कहानी के मुख्य पात्र हैं ये। ठीक है, उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने हैं। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है। यशोधर बाबू किसंदा के अनुसार भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं, किंतु परिवारजन एवं अधीनस्थ कर्मचारी पाश्चात्य संस्कृति के पोषक है, इसलिए पूरी कहानी में द्वंद्व चलता रहता है। हर जगह क्या रहता है, उनके मतभेद रहते हैं, चाहे वह ऑफिस हो चाहे वो उनका घर हो। ये कहां से आया है, वितान से, और वितान में कौन सा है, सिल्वर वेडिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जिसके उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखने हैं और कितने नंबर के, 3 नंबर के हैं। कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी, कौन सा विचार दिन ढलने के बाद लौट रहे पंथी के कदमों को तेज और धीमा कर देता है। बच्चन के गीत के आधार पर व्यक्त कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वहां से लिया गया है। और अपन जानते हैं कि इसमें बता रखा है कि अगर अपने घर पर कोई प्रियजन अपना इंतजार कर रहा होता है, किसी चिड़िया के घोंसले में उसके बच्चे क्या कर रहे, उसके इंतजार करते बाहर रास्ता देख रहे होते हैं, तब उस राहगीर के जो पैरों की जो गति होती है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। और जिस इंसान के या जिस राहगीर के घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं होता है और जब ये विचार उसके हृदय में आता है तो उसके कदम क्या हो जाते हैं, धीमे हो जाते हैं। तो देखिए, दिन जल्द जल्द जलता है कविता में बच्चन जी ने दोनों ही प्रकार की स्थिति का व्यक्त किया है। कौन सा, कदम तेज होना और कदम धीरे होना। देखिए, एक तरफ प्रिय आलम्बन तथा अपनों के मध्य रहने का सुकून शिथिल कदमों को और तेज कर देता है। वे अपने साथ रहते हैं, पूरा परिवार होता है, अपनी प्रिया अपना इंतजार करती है, अपने बच्चे अपना इंतजार करती है, तो क्या होता है, कदमों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। देखिए आगे, वह ढलते दिन को देखकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, उसकी मंजिल क्या है, दूर नहीं है। वही दूसरी स्थिति एकाकी जीवन व्यतीत करने के वाले के साथ की गई है। एकाकी मतलब होता है जिसके परिवार में कोई दूसरा नहीं होता है, जिसके घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं होता है, तब उसको ये ख्याल उसके हृदय में आता है, दिमाग में आता है, तो उसके कदम क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो देखिए, शाम के समय उनके मन में विचार उठता है कि उनके इंतजार में व्याकुल होने वाला कोई नहीं है, अतः वह किसके लिए तेजी से कर जाने की कोशिश करे। यह विचार लौटते कदमों को और क्या करता है, शिथिल बना देता है, धीमा कर देता है कि मेरा घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, जल्दी जाकर भी क्या कर लूंगा घर पे। ठीक है, तथा उनके हृदय को और भी व्यथित व पीड़ा से भर देता है। कहां से आया ये आपका आरोप भाग 2 और कहां से, हरिवंश राय बच्चन की है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। कहां से, ये आपकी जो रचना है आलोक धनवा की पतंग कविता से है। तो देखिए, जब पतंगे उड़ती है तो बच्चों का मन भी क्या रहता है, उनके साथ उड़ने लगता है। बच्चे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कोमल कल्पनाओं वाले होते हैं, उनके जो खेल होते हैं वो क्या होते हैं, अति विशाल होते हैं, उनके लिए कोई सीमाओं का बंधन नहीं होता है। उन्हें लगता है उनमें गतिशीलता आ जाती है और उमंग उत्साह से भरकर वे छतों की दीवारों पर खतरनाक क्या होते हैं, खतरनाक होने पर भी चढ़ जाते हैं। उनके शरीर में पतंगों के समान हल्कापन आ जाता है। इसी कारण कहा गया कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। क्या होते हैं, बच्चे उन दीवार जो छत होती है, छत की डोरियों पर चढ़ के क्या करते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं और उनका शरीर क्या हो जाता है, बिल्कुल पतंग जैसा कमल हो जाता है। और पतंगों के साथ उनके हृदय, उनके मन भी क्या होते हैं, आसमान में उड़ने लग जाते हैं, उनके मन सतरंगी हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, ढोलक की थाप व्रत गांव में किस प्रकार संजीवनी पड़ती थी। पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर बताइए। हमने पढ़ा था कि एक पहलवान था, क्या नाम था उसका, लट्ठन सिंह। क्या नाम था उसका, लट्ठन सिंह पहलवान था और उस गांव में हैजा और मलेरिया से पीड़ित था, भूखमरी थी। उस गांव में भी उसकी ढोलक क्या करती थी, संजीवनी का काम करती थी। देखिए, ढोलक की आवाज से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। देखिए, वह शाम से लेकर सवेरे तक क्या करता था, वो ढोलक बजाता रहता था। गांव में महामारी से पीड़ित अधमरे से लोगों की नसों में एक उत्तेजना सी फैल जाती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सबकी आंखों के सामने वो श्याम नगर के दंगल का दृश्य नाच उठता था, दृश्य और उत्साह नाचने लगता था। यद्यपि मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, लेकिन उनके मन में जीते जी मौत का भय सताना बंद कर देता था। इस आधार पर वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार ढोलक की थाप उनके जीवन के कष्ट को कम करने में सहायक होकर संजीवनी पड़ती थी।
जो मरने वाले होते थे उनकी जो मृत्यु का जो डर था वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता था। और यही था, क्या था उनके मन में, संजीवनी भरने का। कहां से आया है, आरोह भाग 2 गद्य पाठ और पहलवान की डौलक फणीश्वरनाथ रेणु से। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिताजी पर दबाव डालवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे घटनाक्रम क्या होता। कल्पना से उत्तर देना है कि किस प्रकार अपन जानते हैं कि लेखक ने और उसकी मां ने क्या किया, एक झूठ का सहारा लिया, दत्ताजी राव के पास गए और उन्होंने कुछ क्या बोला, एक झूठ बोला था। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो क्या होता, देखिए लेखक और उनकी मां ने दत्ताजी राव से मिलकर और सारी बातें कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बात कही है, ये मत कह देना। कौन सा झूठ बोला था, यह झूठ बोला था कि भाई हम ही ने आपको सब बताया है और हमने पढ़ने की बात कही है। अगर ऐसा कहोगे तो समझ जाएंगे कि सारा काम किसका है, हम दोनों का है। और वो बहरेला स्वर घर आकर क्या करेगा, हमको मारेगा या पीटेगा। तो क्या हो जाती, पूरी कहानी बदल जाती। वह जो लेखक के जो पिता थे रतनपा, वो समझ जाते और कभी लड़के को पढ़ने की अनुमति नहीं देते। देखिए सारी बातें कहा कि हमने यहां आकर ये सभी बातें कही है, ये मत कह देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। इसी प्रकार लेखक की मां ने अपने पति से झूठ कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि जरा इधर भेज देना, किसको, पति को। इस प्रकार झूठ का सहारा लेकर लेखक के पिता को दत्ताजी राव के पास भेजा गया। यदि वे दोनों झूठ का सहारा नहीं लेते तो लेखक की पढ़ाई का निर्णय नहीं हो पाता। दत्ताजी राव के पास जाने से पिता नाराज होकर लेखक की पिटाई कर देता। तब लेखक को जन्म भर खेती के काम में जुटे रहना पड़ता और दादा मस्ती में इधर उधर घूमता रहता। इस तरह झूठ न कहने से लेखक के जीवन पर क्या पड़ता, बुरा असर पड़ता। वह कभी भी पढ़ नहीं पाता, कहते होता वो कभी भी पढ़ नहीं पाता, वो कभी कविता से परिचित नहीं होता और उसका जीवन क्या जाता, बिल्कुल ही खराब हो जाता। और उसके जो पिता थे वो बाजार में रखमाबाई के पास क्या रहते, रंगलेलियां मनाते रहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अतीत यानी अतीत का मतलब क्या होता है, अतीत यानी पुराना समय। ठीक है, अतीत में दबे पांव शब्द का अर्थ है हमारे यहाँ आधार का समाप्त हो जाना। क्या होता है, आधार का समाप्त हो जाना। किसी भी साहित्यिक रचना का शीर्षक उसकी विषय वस्तु, पात्रों के चरित्र, चित्रण एवं देश काल वातावरण के आधार पर रखा जाता है। अपन किसी पाठ का नाम रख रहे हैं तो उसका आधार क्या रहेगा। ठीक है, इस यात्रावर्त रिपोर्टाज का शीर्षक भी विषय वस्तु के आधार पर रखा गया है। इसमें सिंधु सभ्यता के 2 महानगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बताया गया है, जिनकी खोज भारतवासियों ने की थी, जो हमारे ही गांव है। बताया था कि 1922 में किसने खोज की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। हमारे ही गांव है, किंतु स्वतंत्रता पश्चात बंटवारे में कहा चले गए, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने दम भरना शुरू कर दिया कि सारी सभ्यताएं कहाँ है, हमारे पास है। फिर हमने भी खोज की और क्या निकाला, कालीबंगा खोज निकाला। भाई क्या निकाला अपने, कालीबंगा की खोज की थी। पाकिस्तान के हिस्से में चले गए जो हमारे लिए अतीत हो गए थे। क्या हो गए थे, हमारे पुराने हो गए थे, अतीत हो गए थे। इसलिए इस यात्रातन का नाम क्या रखा, अतीत के दबे पांव रखा है। कहां से आया है, वितान से। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने ही घर में पूरी तरह बेचारे और असहाय हो चुके हैं। चलो वेडिंग कहानी क्या बताइए। पढ़ाया था अपन ने कि घर में ना तो कोई उनसे सलाह लेता, ना उनसे कोई पूछ के कोई कार्य करता। सभी क्या थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है। यहाँ तक कि घर में उनकी शादी की जो 25 सालगिरह थी उस पर पार्टी रखी गई तो इनको नहीं बताया गया। कुछ बातों से सिद्ध होता है क्या थे, वो घर में बेसहाय थे और क्या थे, बेचारे थे। देखिए यह सत्य है। ये क्या है, सत्य है कि यशोधर बाबू अपने ही घर में लाचार, बेचारे और असहाय हो चुके थे। ठीक है, उनके बच्चों ने आधुनिकता के दबाव में आकर उन्हें लगभग नकार दिया। वह न तो उनका सम्मान करते, ना उनसे कोई सलाह लेते, ना उनके किसी प्रकार का सहयोग करते। यहाँ तक कि सब्जी लेने के लिए भी कौन जाते थे, वो स्वयं जाते थे। दूध लेने के लिए कौन जाते थे, वो स्वयं जाते थे। उनकी हर आदत और हर चीज की उपेक्षा करते थे बच्चों का मन रखने के लिए, कारण उन्होंने साइकिल छोड़नी पड़ती थी। उन्होंने उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि बच्चों से किसी बात को मनवा सके। इस कारण वे अपने ही घर में क्या रह गए थे, अकेले रह गए। और क्या हो गए थे, वो असहाय पड़ चुके थे। यानी उनके जो बच्चे थे, जो भूषण था, वह कोई भी क्या करता, उनसे कुछ नहीं पूछता था। घर में कोई नया सामान आ रहा है तो उनकी राय नहीं ली जाती थी। घर में कोई उत्सव है, किसी खाने का आयोजन किया गया है तो क्या करते, उससे कोई ना तो सलाह लेते, ना उनकी बात को मानते थे। तो क्या थे, घर में एक असहाय हो गए थे, लाचार हो गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, उसका अथवा और देखिए। लेखक एक जुझारू योद्धा की तरह संघर्ष करके जीवन को ऊंचा बनाता है। आप इससे कहां तक सहमत है, प्रमाण से उत्तर दीजिए।
कहां से आया है? जूझ से। कहां से आया ये? जूझ से आया है। और किस प्रकार लेखक ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए किस प्रकार क्या किया? संघर्ष किया। किस प्रकार उसने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की और फिर कहां गया वो? माँ को लेकर दत्ताजीराव सरकार के पास गए। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। किस प्रकार जब विद्यालय में पहली बार जब विद्यालय गए तो किस प्रकार से चौहान नाम के बालक ने उनके साथ शरारत की। ठीक है, वहां भी उसने संघर्ष किया। जब विद्यालय गया तो सारे बालक क्या हो गए थे? उससे क्लास से आगे निकल चुके थे, उसके हम उम्र का कोई नहीं था। ठीक है, वहां भी उसको थोड़ा सा उदासी छाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने क्या की? अच्छी मेहनत की, लगन की और वसंत पाटिल से दोस्ती हुई और पढ़ाई में क्या हुआ? उसका उत्साह बढ़ने लगा। फिर उसकी मुलाकात क्या हुआ? फिर उसकी एक नए अध्यापक आए थे जो क्या थे? मराठी के अध्यापक थे, नवाज सोंदलकर। उन्होंने उनको क्या किया? साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। देखिए, झूठ पाठ के लेखक आनंद का संपूर्ण जीवन संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें एक योद्धा की तरह संघर्ष किया। बाल्यकाल में उसके पिता ने खेती में काम करवाने के लिए उद्देश्य से उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, देखा था अपन ने, छुड़वा दी। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। पढ़ाई के प्रति लगन के कारण मां दत्ताजीराव की सहायता से पुनः पाठशाला में प्रवेश कराने का संघर्ष किया। वहां पर भी साथियों ने उसे परेशान किया। बताया था चौहान नाम का लड़का था जो क्लास में गया तो क्या किया? उसका गमछा छीन लिया था और पूरी क्लास में क्या कर दिया? उसको घुमा दिया था, देखा था अपन ने। देखिए, फिर भी एकाग्रता और धैर्य से संघर्ष करते हुए सभी अध्यापकों का चहेता बन गया। ठीक है, क्योंकि वसंत पाटिल से उसकी मित्रता हुई और उसने गणित के विषय में क्या बड़ी रुचि बढ़ाई। और जो मंत्री नाम के जो कक्षा अध्यापक थे जो गणित पढ़ाते थे, उन्होंने क्या दिया? उसको आनंदा नाम दिया। लिखित कार्य के साथ साथ विद्याध्ययन एवं साहित्य सर्जन का कार्य संघर्ष से करते हुए कवि बन गया था। किस प्रकार से देखा था कि जब वो खेतों पर काम करता, ठीक है, तो क्या करता? वो अपनी ही बनाई हुई कविता को अपने ही लय ताल में आरोह अवरोह के साथ क्या करता? वो गाता रहता था। पहले उससे अकेलापन, ठीक है, उससे क्या होता था? वो बोरियत होता रहता था। वह उसे क्या होता था? परेशान रहता था। उसको चाहता था कि मेरे साथ कोई रहे, मैं उससे बात करूं और समय पास करूं। लेकिन बाद में क्या हो गया? उसे वो अकेलापन अच्छा लगने लगा, क्योंकि उससे परिचय किससे हो गया था? कविता से हो गया था। और अकेलेपन में वह और भी कविता को अच्छी तरह से गा सकता था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, आलेख लेखन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो आलेख है, बात की थी पन्ने, तो देखिए हम क्या ध्यान रखें आलेख लिखते समय? तो पहला ध्यान रखना है, आलेख लिखते समय हमें का कोई प्रारूप फॉर्मेट नहीं होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसका क्या मैंने बताया था आपको कि आलेख और पिक्चर क्या है? निबंध के छोटे रूप है। इसमें कोई प्रस्तावना नहीं होती, कोई मध्य भाग नहीं होता, कोई उपसार नहीं होता है। ये छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है, छोटे पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, विषय को तत्कालीन घटित घटना से जोड़ना होता है। ठीक है, दूसरा, विषय से संबंधित तथ्य, आंकड़े, उदाहरण या कोटेशन का उपयोग करें। अगर हमको लिख रहे हैं तो हम कोटेशन का मतलब होता है कोई स्लोगन है, कोई नारा है, उसका प्रयोग करें और वर्तमान परिस्थिति को उसको जोड़ने का प्रयास करें। फिर विषय से जुड़े क्यों और कैसे सवालों पर तर्क सहित अपने विचार प्रस्तुत करें। हमने बताया था कि समाचार में कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं, लेकिन कुछ ककारों का प्रयोग अपन इसमें कर सकते हैं, आलेख में भी कर सकते हैं। भ्रामक संदिग्ध जानकारी ना दे, भ्रामक का मतलब झूठी और लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी हमको नहीं दी जाए, ये ध्यान रखें अपन। और आलेख का समाप्ति वाला अंश रोचक और निष्कर्षपरक होना चाहिए। अगर हम उसकी समाप्ति कर रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए? वो बहुत ही रोचक और क्या होना चाहिए? बहुत ही निष्कर्षपरक होना चाहिए। उसका कोई क्या निकलना चाहिए? उसका कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वह निष्कर्ष रहित हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो है पिक्चर लेखन की विशेषताएं। हमने बताया था कि एक प्रश्न आएगा आपका पिक्चर और आलेख से। तो हमने क्या था कि पिक्चर लिखते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए और आलेख लिखते समय हमें उसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, पहले पिक्चर का आरंभ रोचक होना चाहिए, न कि नीरस, उबाऊ, क्लिष्ट और व्यर्थ के अलंकृत शब्दावली से भरा हुआ हो। बताया था कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? उसको लोग पढ़ेंगे नहीं और क्या करेंगे? उसको बीच में ही छोड़ सकते हैं। दूसरा दिया है, हृदय पक्ष से जुड़ा होने के कारण इसमें भाषा का सौंदर्य और लालित्य का स्थान विशेष करना होना चाहिए। क्योंकि किससे जुड़ा होता है? यह आपका किससे जुड़ा होता है? यह आपके हृदय से जुड़ा होता है। हृदय के जुड़ने के कारण इसमें क्या होना चाहिए? भाषा का लालित्य होना चाहिए। पिक्चर में अनावश्यक विस्तार से बचा जाना चाहिए। यानी पिक्चर बताया था हमने आपको कि लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच लिखा जाता है, तो इसमें अनावश्यक शब्द नहीं होने चाहिए, यानी फालतू के शब्दों का प्रयोग अपन नहीं करें। गागर में सागर पिक्चर की अपनी कलात्मक उत्तेजना होती है। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना ही क्या है? पिक्चर की विशेषता है। गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में क्या कहना है? अधिक बात कह देना ही क्या है? पिक्चर की विशेषता है। दूसरा, काव्य का सा आनंद देने वाली पिक्चर श्रेष्ठ पिक्चर हो सकते हैं। जिस प्रकार से हम कविता पढ़ते हैं उसमें कितना आनंद आता है, इससे क्या होना चाहिए? पिक्चर में भी आनंद आना चाहिए। और पिक्चर में प्रयुक्त कल्पनाएं सटीक और सारगर्भित हो
अपने विषय के सभी संबंधित पहलुओं को छूता चलता है, लेकिन विषयों का संतुलित वर्णन आवश्यक है। तो ये क्या है, 6 विशेषताएं बताई गई थी अपन ने, और ये कितने नंबर का आएगा आपके, 3 नंबर का आएगा। तो ध्यान रखना साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं अथवा भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। हमने इसमें बात की थी कि आपके कवि परिचय आ रहे हैं, और किसमें आ रहे हैं, अथवा में आ रहे हैं। तो आपके गद्य के कितने कवि हैं, 6 कवि हैं। तो हम अगर गद्य के कवियों को याद कर लें तो भी क्या हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, क्योंकि गद्य में जो आपके कवि हैं वो कौन कौन है। पहला कौन है आपका, महादेवी वर्मा। कौन है आपका, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। दूसरा कौन है, जैनेन्द्र। दूसरा कौन है आपका, जैनेन्द्र है। तीसरा कौन है, धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती। चौथा कौन है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, नाथ रेणु है। पांचवा कौन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लास्ट में कौन है, बाबा साहब अंबेडकर। कौन है, बाबा साहब अंबेडकर। छठा कौन है आपके, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। कौन है आपके, भीमराव अंबेडकर है। अगर हम इन कवियों को याद कर लें तो भी हमारा काम आसानी से चल सकता है। और मेरा दावा है कि इससे बाहर आपका ये प्रश्न तो इनमें से, इन 6 में से एक तो कम आएगा ही आएगा। इन 6 में से क्या होगा, एक तो आएगा ही आएगा। तो हम इन कवियों की बात करेंगे आज। तो देखते हैं, पहला कवि है आपके भीमराव अंबेडकर। कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो हम इनके परिचय की बात कर रहे हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू गांव में हुआ था। कहां हुआ था, इंदौर शहर के महू गांव में। कहां हुआ था, महू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, और इनकी माता का नाम क्या था, भीमाबाई था। इनके जन्म का नाम भीम और क्या था, भीवा था। आपका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था, इसीलिए क्या थे, मराठी मूल का था। आप कबीर पंथी विचारों को मानने वाले थे। फिर देखिए प्रश्न है आपकी, अनिलेशन ऑफ कास्ट हु वेयर द सुधराज कास्ट इन इंडिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म। ये क्या थी, इनकी रचनाएं थी। आपको भारत सरकार ने 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपने दलित आंदोलन को प्रेरित किया, और आपने अछूतों में सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। दूसरा, आप बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीति एवं समाज सुधारक थे। आप स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री रहे। तो बताया था कि जो संविधान था वो किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो देखिए, आपको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आपको संविधान का पिता भी कहा जाता है। आप भारत के गणराज्य निर्माताओं में एक थे। जो भारत के जो गणराज्य की स्थापना हुई थी उसमें आपका स्थान भी क्या था, प्रमुख था। आप संविधान सभा की प्रारूप समिति के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, आप संविधान सभा के सदस्य भी रहे। आपको लगभग 11 भाषाओं का ज्ञान था। अनुमान लगा लीजिए कितना विद्वान था, कितना विद्वान होगा। ठीक है, और देखिए आपने 14 अक्टूबर 1956 को 3,56,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ दिया, और क्या कर दिया आपने, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, आप दलित थे, आपने अपने जीवन में बहुत से बुरे समय को देखा, दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को देखा। इससे इनको प्रेरणा मिली कि मुझे दलितों के लिए क्या करना है, कुछ करना है। और यही कहलाए, दलितों के लिए जो कानून लेकर आए थे वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे वो, भीमराव अंबेडकर थे। बताया था मैंने कि जब ये छोटे से थे तो जब पहली बार पाठशाला गए पढ़ने के लिए, तब इनकी मां के साथ थी। जैसे इनको विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया तो जो अध्यापक पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा कि आपकी जगह यहाँ नहीं है, कहाँ बैठना है आपको, वहां बैठना है जहां बाकी बच्चों ने अपने जूते उतार रखे थे। तो उनकी मां ने कहा कि पढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन अंबेडकर जी ने कहा मुझे पढ़ना है, मुझे क्या करना है, मुझे पढ़ना है, मैं कहीं बैठ के पढ़ लूंगा। उसके बाद की बात करें, अगर वह बाद में पढ़कर एक बड़े अधिकारी बन गए, लेकिन उनके जो नीचे काम करने वाले चपरासी थे, जो ऊंची जाति के थे, वह उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। तो अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत कुछ देखा कि दलितों के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, और उन्होंने अपने जीवन में दलितों के उद्धार के लिए बहुत से प्रयास किए थे। बात देखिए अपन ने, तो ये किसका परिचय था, भीमराव अंबेडकर का था। दूसरा देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है आपके दूसरे कवि हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। आपका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के ओराई हिंगना गांव जिला पूर्णिया में हुआ था। कहां हुआ था, ओराई हिंगना गांव जिला पूर्णिया। यानी आप बिहार
राज्य के पूर्णिया जिले के ओराई हिंगना गांव में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम शिलानाथ मंडल था, माता का नाम पाणो देवी। ठीक है, पेशे से क्या थे आप? उपन्यासकार थे और संस्मरणकार थे। और आपने बहुत से यात्रा वृत्तांत भी लिखे। क्या लिखे आपने? यात्रा वृत्तांत भी थे। क्या थे आपके? यात्रा वृत्तांत भी हैं। लहासा की ओर भी आपकी रचनाएं हैं। फिर देखिए, आपकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। क्या हुई आपकी शिक्षा? भारत और नेपाल दोनों में हुई है, क्योंकि अपन जानते हैं कि इनका जो गांव कौन सा था? ओराई हिंगना था। और बिहार कहाँ है? हिमालय के पेटे में स्थित है। और उसके पास में क्या है आपका? नेपाल भी है। तो कुछ शिक्षा इनकी दोनों क्या हुई? साथ में हुई। पुरस्कार आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आपकी जो पहली रचना थी कौन सी? मेला आंचल, वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि इस रचना पर आपको क्या मिला है? पद्मश्री मिला। देखिए आगे, मेला आंचल रचना है आपकी। देखिए, मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर, एक अच्छे आदमी, ऋण जल धन जल, लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफॉर्म, ये क्या थे? इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगर मैं यात्रा वृत्तांत की बात करूं तो क्या होगा? लहासा की ओर। क्या था? लहासा की ओर भी इनकी क्या थी? लहासा की ओर, ये भी इनकी अच्छी यात्रा वृत्तांत थे। इन्होंने जो चीन की तिब्बत की यात्रा की थी उसका वर्णन इसमें। फिर देखते हैं आगे, आपका पहला उपन्यास मेलांचल को बहुत ख्याति मिली, जिसके लिए आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। आपकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। ग्रामीण जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपनी कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। क्या क्या आपने सृजनात्मक प्रयोग किया है? कैसे देखा था अपन ने कि उन्होंने पहलवान की ढोलक देखा आपने, किस प्रकार से गद्य में भी संगीत पैदा करना इनकी एक अनोखी पहचान है। गद्य में भी क्या करना है? संगीत को जन्म देना इनकी अनूठी पहचान रही है। किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु की रही है। और आपकी 11 अप्रैल 1977 को आपका क्या हो गया? देहावसान हो गया। ये आपके दूसरे कवि थे। तीसरे की बात करें, तीसरे कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जन्म 19 अगस्त 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ। कहता होता दुबे का छपरा गांव में हुआ था भाई। देखिए, आप के पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी, माता का नाम क्या था? श्रीमती, क्या नाम था? श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। श्रीमती मती की मात्रा बढ़ी आएगी भाई। ठीक है। उपनाम आपको मुकेश शास्त्री भी कहते थे। आपको आपकी उपाधि क्या थी? आचार्य की क्या थी? आपकी उपाधि थी। आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते थे। आपके बचपन का नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। रचनाएं, हिंदी साहित्य उद्भव विकास। ठीक है। दूसरा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, अशोक के फूल, कुटज, विचार और प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्वा, चारु चंद्रलेखा, ये सब क्या थे? इनकी रचनाएं थी। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। क्या? आप ऐसे साहित्यकार थे जो आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। देखिए, आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया आपको। फिर देखिए, आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। आलोक पर्व रचना के लिए 1973 में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया आपको। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। आपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में भी अपना योगदान दिया। आपने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। प्रसिद्ध वचन या प्रसिद्ध कथन आपकी एक बहुत ही बड़ी कथन था, जिसे हिंदी साहित्य के हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। किसके बारे में कहा था? तुलसीदास के बारे में कहा था। जो तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, उनको पढ़ने के बाद इन्होंने एक कथन दिया, इन्होंने एक वाक्य निकला था कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो क्या करे? समन्वय करे। और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। ठीक है। चौथे कवि की बात करेंगे। चौथा कवि है महादेवी वर्मा। कौन है आपकी? महादेवी वर्मा है। जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, कौन सा है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहा हुआ था? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी, जो एक धर्मप्राण महिला थी।
क्या थी वो? धर्म प्रमिला थी। ये अपने साथ हिंदी लेकर आई, अपने साथ संस्कृत लेके आई। इन्होंने इनको क्या किया? इनको हिंदी और संस्कृत से परिचय कराया। आपके परिवार, इनके परिवार में 200 वर्ष बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था। महादेव वर्मा के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई। उस समय लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन 200 वर्षों के बाद लड़की होने के कारण का नाम क्या रखा गया? महादेवी रखा गया। भाई देखो, ठीक है, 11 वर्ष की आयु में आपका विवाह डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया था। मतलब जब 11 वर्ष की आयु थी आपकी, तो आपका क्या हो गया? बाल विवाह हो गया। ठीक है। काव्य संग्रह, आपने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की आयु में लिखी थी। जब आप 7 वर्ष के थे तो आपने क्या कर लिया था? आपने पहली कविता की रचना कर ली। काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, ठीक है, सप्तवर्णा, समृद्धि की रेखाएं, समृद्धि की रेखाएं, समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, मेरा परिवार आपने पढ़ा होगा। उनकी बहुत सी रचनाएं थी। गोरा, गोरा पढ़ा होगा आपने, भक्तिन पढ़ा होगा, नीलकंठ पढ़ा होगा। ये सब किसकी रचना है? आपने गुल्लू पढ़ा होगा। ये सब किसकी रचना है? ये सभी महादेव वर्मा की रचनाएं हैं। आपको 1982 में यामा रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ। आपको भारत सरकार ने, देखिए, यामा रचना पर 1982 में क्या दिया? आपको भारतीय ज्ञान पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने आपको पद्म भूषण पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। देखिए, नीरजा रचना के लिए, जो रचना थी नीरजा रचना के लिए आपको शेक्सपियर पुरस्कार से नवाजा गया। शेक्सपियर पुरस्कार से नवाजा गया। यामा पर आपको ज्ञानपीठ तो मिला ही, साथ में आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। विशेष तथ्य आपके लिए, कुछ विशेष बातें हैं। आपको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको? आधुनिक मीरा कहा जाता है। आपको छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। ठीक है, आपको वेदना की कवियत्री भी कहा जाता है। निराला जी ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। क्या कहा आपको? सरस्वती कहा है भाई। क्या कहा उसको? सरस्वती कहा है। प्रिंट मिस्टेक है थोड़ी सी। देखिए, आपने चांद पत्रिका का संपादन भी किया। पहले आपने ब्रज भाषा में रचना की, फिर क्या हो गया? आप खड़ी बोली की ओर अग्रसर हो गए थे। किसके ओर हो गए थे? खड़ी बोली की ओर अग्रसर हो गए थे। और 11 सितंबर 1987 को आपकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। बहुत अच्छा परिचय है। ऐसा परिचय आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी कितनी पुस्तकें उठा लोगे, लेकिन ऐसा परिचय आपको नहीं मिलेगा। देखिए अगला, धर्मवीर भारती। कौन से? धर्मवीर भारती। देखिए, जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, पिता चिरंजीव लाल वर्मा, माता कौन थे? श्रीमती चंदा देवी थी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा DNV हाई स्कूल में हुई एवं उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। आप आर्य समाज से प्रभावित थे। हमने पढ़ा भी था कि क्या थे ये जो धर्मवीर भारती थे, वह आर्य समाज से प्रभावित थे और कुमार सुधार सभा के क्या थे? उप मंत्री भी रहे। रचनाएं, ठंडा लोहा, सातगीत वर्ष, अंधा युग, कनूप्रिया, सपना अभी भी है, टूटा पहिया, सृष्टि का आखिरी आदमी, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता। ये दोनों रचनाएं इनकी बहुत ही फेमस है भाई। क्या दोनों रचनाएं? बहुत ही फेमस है और दोनों पर फिल्में भी बन चुकी है। आपने सिद्ध साहित्य पर शोध उपाधि प्राप्त की। आप धर्मवीर पत्रिका के संपादक भी रहे। आप आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार एवं सामाजिक विचारक थे। आप प्रारंभ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। कुछ समय आपने वहां पढ़ाई का कार्य करवाया। आपने साहित्यकारों की सहायता, परिमल, ये इनकी प्रसिद्धि का तीसरा आधार था भाई। हिंदी साहित्य में इनको किसी चीज ने प्रसिद्धि दिलाई तो वो था परिमल, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। इन तीनों रचनाओं से ये इतिहास में क्या हो गए? बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, आपके द्वारा रचित सूरज का 7वां घोड़ा रचना पर टीवी धारावाहिक भी प्रकाशित हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रकाशित हो चुका है भाई, हो चुका है। आपकी रचनाओं में लोक परिवेश की मस्ती और उल्लास के स्थान पर उदासी और सुनापन अधिक नजर आता है, अधिक बाता है। आप अक्षय द्वारा, आप अज्ञे, कौन थे ये? प्रिंट मिस्टेक है भाई। अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि थे भाई। क्या थे आप? दूसरे तार सप्तक के कवि थे। प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर देखिए, अंधा युग आपकी प्रसिद्ध रचना है। पुरस्कार आपको व्यास सम्मान भी दिया गया। क्या देगा आपको? और 1972 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 4 सितंबर 1997 को आपने इस संसार को क्या कह दिया? अलविदा कह दिया। बढ़ते हैं
अंतिम परिचय पर कौन थे? जैनेंद्र। ठीक है, जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ था? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम प्यारेलाल, माता का नाम रमा देवी, बचपन का नाम था आनंदीलाल। आपने 1920-21 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कहाँ गए आप? जेल गए। आप कहाँ गए थे? आप जेल गए थे भाई। ऐसे क्यों आई? क्या हुआ? पहले जेल जाना अच्छी बात थी। पहले जेल जाना क्या था? अच्छी बात थी। जो जितनी बार जेल जाता उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती थी। अभी देखा होगा जब 1975 में इमरजेंसी लगी है, लेकिन वो कुख्यात हो जाते। क्या हो जाते हैं? वो प्रसिद्ध नहीं होते, कुख्यात होते हैं भाई। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तो जो जेल गए, अभी कहते हैं उनको हमेशा पेंशन दी जा रही भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। पहले जेल जाना बहुत अच्छी बात थी, देश के प्रेम के लिए जा रहे हो। अभी तो आप चोरी चकारी के लिए किसे जा रहे हो? चोरी चकारी के लिए जा रहे हो, अपना नाम बदनाम करने के लिए जा रहे हो। पहले किसी का अखबार में नाम आता तो बड़ा गर्व होता था, और आज अखबार में नाम आता है तो बड़ा दुख होता है। क्या होता है? बड़ा दुख होता है भाई। रचनाएं परख, क्या थी आपकी रचनाएं? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, दो चिड़िया, मास्टर साहब आदि क्या है आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। विशेष तथ्य, आपको कहानी को घटना स्तर से आपने घटना स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य को लाने का प्रयास किया। आपकी रचनाओं की भाषा शैली सरल एवं स्वाभाविक है। आपका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी एवं आध्यात्मवादी रहा है। क्या रहा है आपका? आध्यात्मवादी रहा है। आप मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आपके उपन्यास नायिका प्रधान माने जाते हैं। आपने नायिका प्रधान माने जाते हैं। आपने अपने उपन्यासों में यौन समस्याओं एवं संचित प्रणय अनुभूतियों का विशिष्ट एवं विचित्र रूप में प्रस्तुत करने के कारण आपको पर्याप्त ख्याति मिली है। क्या मिली आपको? पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई। आप फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे। पुरस्कार 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने डीलिट की मान्यता उपाधि प्रदान की आपको, और 1966 में आपको मुक्तिबोध रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 1970 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया है। और 24 दिसंबर 1988 को आप इस संसार से क्या हो गए? विदा हो गए या अलविदा कह दिया। तो ये जो 6 कवि परिचय हैं, कि दावा है कि इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। क्या नहीं होगा? इससे बाहर एक भी चीज नहीं मिलेगी। हम पद्य के एक भी नहीं देखें, क्योंकि पद्य में 9 आ रहे हैं भाई। कितने आ रहे हैं पद्य में? 9 आ रहे हैं। अगर हम गद्य के याद कर लें तो क्या हो सकता है? हमारा काम हो सकता है। देखिए व्याख्या आइए। अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही सोता जल विप्लव पलावन, शुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। इसकी व्याख्या करने कहां से आया है? तो कहां से? ये निराला की बादल कविता से आया है। तो इसमें अपन इसकी बात की देखिए। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 के पाठ संख्या 6 बादल राग से लिया गया है। ठीक है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित लिखित काव्य संग्रह अनामिका के 6ठे भाग बादल राग से लिया गया है। आपकी एक रचना थी अनामिका, उसका एक 6ठा भाग था, वहां से कविता क्या है? अवतरित है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों में क्रांति का भय तथा निधन गरीबों में हर्ष की लहर को वर्णित किया है। बताया था मैंने कि ये समाज को 2 भागों में देखते हैं, एक मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है। व्याख्या, कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ये ऊंचे भवन अपनी ऊंचाइयां द्वारा गरीब और निधन लोगों को भयभीत करते हैं। इन भवनों की ऊंचाइयां ही उनमें डर भर देती है। इन्होंने गरीबों के शोषण से ही ऊंचे भवन निर्मित किए हैं। वर्षा से जो जल पलावन बाढ़ आती है उसमें सबसे पहले कौन बहता है? ये ऊंचे कीचड़ ही बहता है। जो छोटे से कमल के फूल तो उस जल को स्पर्श कर और भी अनंत होते हैं। कहने का भाव यह कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय है तथा कमल गरीबों के सम्मान है। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति का कोई असर नहीं होता है, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। गरीब रोग व्याधि दुख पीड़ा सभी में समान स्थिति में रहता है, जबकि पूंजीपति सदैव अपने शोषण से उत्पन्न क्रांति के कारण क्या रहते हैं? भयभीत रहते हैं। उनको लगता है कि कभी भी क्रांति होगी और हमको अपनी जगह से क्या करनी पड़ेगी? जगह छोड़नी पड़ेगी। विशेष बात देखते हैं, जल पलावन में कमल खिलता है, अर्थात कष्टों में भी क्या होता है? सामान्य वर्ग प्रसन्न रहता है। जैसी विशेषता देखेंगे। फिर देखिए, शब्द लघु आकार लिए हैं, तत्सम प्रदान खड़ी बोली है, बिंबो तथा अलंकार को प्रयोग है। इसमें जो शब्द है आपका
क्या है, शैशव। क्या है आपका, शैशव आया है। शैशव में मूल शब्द है आपका शिशु। क्या है आपका, शिशु मूल शब्द है, और इसमें क्या है आपका, अप्रत्यय है। क्या आपका इसमें अप्रत्यय है, और शब्द क्या बनेगा आपका, शैशव बनेगा। रोग शोक, एक शब्द आया आपका रोग शोक। रोग और शोक में क्या है आपका, द्वंद्व समास है। कौन समास है आपका, रोग और शोक। क्या होगा इसमें, द्वंद्व समास होगा भाई। रोग और शोक क्या हो जाएगा इसमें, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है आपका साथियों, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास। तो ये आपकी एक अपठित पठित किताब की आरोह भाग से पद्य भाग से व्याख्या आई है। बढ़ते हैं अगले पर। अगला है इसी का जो अथवा आया है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कहां से आया है, ये कुंवर नारायण के बात सीधी थी पर लिया गया भाई। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पार्ट 3 बात सीधी थी पर से लिया गया है। कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं। कवि की कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है। कवि ने इसमें उन कवियों पर व्यंग्य किया है कि वह वाहवाही पाने के चक्कर में लोग भाषा के सीधे सरल रूप को छोड़ देते हैं और क्या देखते हैं, पांडित्य का दिखावा करते हैं। व्याख्या देखिए इसकी व्याख्या है। कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी सीधी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर वह और अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेंच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियां क्या जाती है, मर जाती है। बताया था मैंने कि अगर हम किसी जो चूड़ी वाला जो बोल्ट होता है, अगर हम उसको बेहतर तरीके से करेंगे, कसेंगे, से बार बार खोलेंगे तो क्या होगी, उसकी जो पकड़ है वो क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। उसी प्रकार बेवजह भाषा का पेंच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट और वह अर्थहीन हो जाती है। कवि कह रहे हैं कि इस तरह भाषा को सुलझाने के चक्कर में इसके उलझने को काव्य चमत्कार समझ लोग वाह वाह करने लगते हैं, जो कि मेरी उलझन को ज्यादा बढ़ाने वाली बात है। साथ ही उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो तमाशा देखने वालों की तरह अर्थ समझे बिना अनर्थ पर भी अपनी वाह वाह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं। विशेष की बात करेंगे तो क्या है, इसमें कवि ने व्यंग्य करते हुए बताया कि भाषा की जटिलता लोगों की वाहवाही का कारण बनती है, जो कि सही नहीं है। दूसरा बताया है उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। पेंच, करतब, बेतरह, तमाशबीन आदि शब्द प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई खास बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले, और अगला प्रश्न है आपका, इसकी क्या दूसरी जो व्याख्या देखिए। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तरह के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए बताया है कि अगर कोई जाति प्रथा है, अगर वो श्रम विभाजन के आधार पर है तो अच्छी बात है, लेकिन वही जाति प्रथा जब ऊंच नीच का भाव पैदा कर देती है तो क्या है, गलत है। तो कहां से आया है ये, हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के जो भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित पाठ है जाति प्रथा, ठीक है, उसमें देखो प्रस्तुत अवतरण गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ठीक आरोह भाग 2 से अवतरित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेख से लिया गया है। इसमें लेखक ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन को एक ही मानते हुए विचार व्यक्त किए हैं। दोनों क्या है, एक ही है। अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे देश में यह अत्यंत ही अजीब व खेदपूर्ण बात है कि आधुनिक में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कोई कमी नहीं है। आधुनिक युग में जहां व्यक्ति शिक्षित है, तर्कपूर्ण ज्ञान है, वहां जाति को लेकर आज भी व्यक्ति अज्ञानी की तरह व्यवहार करता है। जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले पोषक अपनी इस बात का कई आधारों या तर्कों पर इसका समर्थन करते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण आधार यही कि आज का आधुनिक समाज कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा करता है। अगर जो सभी समाज होगा, जो अच्छा समाज होगा, वो क्या करता है, व्यक्ति की रुचियों के अनुसार और उसकी क्षमताओं के अनुसार क्या करता है, कार्यों का बंटवारा करता है। जबकि जो सभी समाज नहीं होता है वह उनकी रुचियों के अनुसार कार्य का बंटवारा नहीं करता है। इससे समाज के लिए आवश्यक मानता है। लेखक कहते हैं कि चूंकि जाति प्रथा का मूल आधार श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इस बात में कोई असंगत बात नजर नहीं आती है या गलत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसे विचार करें इस तर्क की कि ये बात जातियों के लिए खेदपूर्ण विरोध प्रस्तुत करती है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करती है, श्रम विभाजन भी करती है कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अगर जाति प्रथा क्या करती है, आपको ये बताती है कि आप ऊंची जाति के हो, आप क्या हो, नीची जाति के हो। आशय यह है कि प्रथा की जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। आशय यह है कि वंशानुगत आधार पर ही श्रम विभाजन है और उसी आधार पर श्रम विभाजन स्वतः हो जाता है। जिसे देखा होगा कि अगर कोई नाई के परिवार में जन्म लेता है तो क्या हो जाता है, स्वयं ही नाई बन जाता है। कोई कुमार है तो क्या होता है, वो जिस जाति में जन्म ले रहा है उसका पेशा क्या हो जाता है, पहले से ही निश्चित हो जाता है।
विशेष क्या है? लेखक ने जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या होता है? श्रमिक विभाजन तथा श्रमिक विभाजन बताया है, क्योंकि जातिगत आधार पर ही श्रमिक विभाजन और श्रमिक बंधे हुए हैं। भाषा का रूप सीधा सरल है, व्याख्यात्मक भाषा है, बात ठीक है सीधी सरल भाषानुकूल है, ठीक है मुहावरों लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया गया है, सीधी सी बातें करनी है। और बढ़ते हैं इसकी दूसरी व्याख्या पर। दूसरी व्याख्या देखिए, भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं करती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार करके किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते हैं, ठीक है यह रहस्य भी भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वो उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि भाई इस पाठ बताया कि महादेव वर्मा ने कि उनकी जो परिचारिका थी, जो सेविका थी भक्तिन, उसमें क्या थे? अच्छाइयां भी थी तो क्या थी साथ में? बुराइयां भी थी। और इससे बताया कि उसमें साथ लिया है नरोवा नव कुंजवो, बताया था कि इसमें महाभारत का एक प्रसंग था जब द्रोणाचार्य को मारने के लिए क्या किया था? एक झूठ का सहारा लिया गया था और कृष्ण के मतानुसार, कृष्ण के कहने के अनुसार भीम ने एक जो अश्वत्थामा नाम का हाथी था उसका वध कर दिया था। और जब द्रोणाचार्य सत्य को जानने के लिए जो सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर थे उनके पास आए और पूछा कि क्या वास्तव में जो भीम कह रहा वो सही है, तो उन्होंने जो शब्द कहे वो क्या थे? नरो, ठीक है अश्वत्थामा हतो हतः न नरवा न कुंजरो, जो अंतिम शब्द थे वो क्या थे? बड़े ही धीमे कहे, तो जो इस कोलाहल में क्या हो गए? दब गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र क्या कर दिए? नीचे रख दिए और उनके जो धृष्टद्युम्न थे उन्होंने क्या कर दिया? उसका उनका सिर ठीक है अपनी तलवार से काट लिया था। इसमें देखते क्या है, देखिए यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 से अवतरित है। यह पाठ महादेव वर्मा की समृद्धि के रेखांश से लिया गया है। किस लिए गए? समृद्धि के रेखांश से लिया गया है, ठीक है। लेखक महादेव वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन संस्मरण से लिया गया है। इसमें भक्तिन के चारित्रिक पक्ष पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। 4-5 बातें बताई इसमें, बताई अपन ने। देखिए लेखक बताती है कि भक्तिन को अच्छी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अनेक अमानवीय गुण उसमें भरे हुए थे। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी, अर्थात वो सत्य कहे हम ऐसा नहीं मान सकते थे। वो क्या कहती थी? बीच बीच में झूठ का सारा भी ले लेती थी, ठीक है। अर्थात उसकी बातों में झूठ ही अधिक होता था। वह उन युधिष्ठिर की तरह व्यवहार नहीं करती थी कि जिन्होंने कहा कि नर है या हाथी मैं नहीं जानता, कहने का आशय झूठ बोलने पर भी उसको स्वीकार करने की कला उससे नहीं आती थी। गलती करना और उसे स्वीकार करना उसमें उसके शब्दकोश में नहीं था। लेखिका बताती है कि उनके इधर उधर रखे पैसे भी न जाने कहां से गायब होकर भंडार करके किस मटके में जाकर अदृश्य हो जाते या गायब हो जाते, या सिर्फ कौन जाती थी? या सिर्फ भक्ति नहीं जानती थी। और जब उस पकड़ी जाती तो क्या कहती? ये ठहरा मेरा घर, और इधर उधर पड़े हुए रुपये थे और उनको संभाल के रख दिया, ये चोरी थोड़ी हुई। और क्या करती? लोगों को शास्त्रार्थ के लिए क्या करती? चुनौती दी जाती। और शास्त्रार्थ में भक्तिन को परास्त करना क्या था? लगभग असंभव सा था, क्योंकि उसके तर्कश में ऐसे ऐसे तीर थे, ऐसे ऐसे तर्क थे कि जिससे कोई श्रेष्ठ बुद्धि वाला भी क्या होता? पराजित हो जाता। अगला आया आपका एक अर्थशास्त्रीय, इसके पीछे देखो विशेष होगा, ठीक है। विशेष लेखिका ने भक्तिन के झूठ बोलने, चोरी करने और लड़ाई करने की जैसे अवगुणों के बारे में बताया है, ठीक है। तत्समय देश शब्द का भरमार है, ठीक है। नरोवा कुंजरोवा महाभारत की प्रसिद्ध उक्ति को लिया गया है। भाषा सरज सरल सहज एवं भावानुकूल है। लोकोक्ति और मुहावरों का सुंदर प्रयोग है। ये जो ब्रह्मास्त्र है वो चलाने भाई यहाँ पे, ठीक है। और अंतिम जो प्रश्न आया देखो, एक अर्थशास्त्रीय पत्र शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को लिखकर विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण निर्माण हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाए, ठीक है। एक क्या लिखना है आपको? अर्थ सरकारी पत्र लिखना है। हमने आज ही सीखा था, देखते हैं। देखिए पहले क्या आएगा, ठीक है, प्रेषक आएगा, ठीक है। इसमें दोनों अलग लिखा हुआ है, एक ही तरह लिख सकते हैं, ठीक है। प्रेषक क्या होगा? पहले प्रेषक यानी जो लिखने वाला है उसका पता आएगा, फिर जिसको लिखा जा रहा है उसका पता आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखने वाला कौन है, ये देखिए पीछे, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखने वाला कौन है, ये कौन है? शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है। कौन लिख रहा है? शासन सचिव शिक्षा विभाग लिख रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है कौन है? यहाँ आ गया भाई, आया पूरा समय। ये क्या हो गया? प्रेषक हो गया। किसको लिखा जा रहा है? इनको, ठीक है। और प्रिय वर्मा जी क्या हो गया? आपका संबोधन आ गया। फिर इसमें राजस्थान के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के आधारभूत केंद्र है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यार्थी अध्ययनरत है, अतः शैक्षणिक वातावरण निरंतर बनाए रखने के लिए विषयाध्यापकों की नियुक्ति रिक्त पदों पर समायोजन द्वारा शिक्षण समयबद्ध कार्य योजना तथा शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार
समस्त गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए। इससे उत्तम वातावरण निर्मित होगा। आशा है आप अपनी श्रेष्ठ भूमिका से उन्नत कार्य में सफल होंगे। नीचे क्या आएगा? बहुदीय, हस्ताक्षर और विजय जैन। और पद का नाम क्या आएगा? पद का नाम क्या आएगा इसमें? पद का नाम आएगा और क्या हो गया? प्रचिति। लिखने किसको? जिसको लिखा है उसका नाम नीचे आ गया भाई। पढ़ते हैं। इसका एक और दिया है, दूसरा दिया है। संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखिए जिसमें आप अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञा पत्र शिविर यानी लर्निंग लाइसेंस लगाने के लिए क्या लिखना है? आपने अनुरोध किया है। क्या लिखना है आपको? एक पत्र लिखना है। ये भी आपका उसी फॉर्मेट में है। ठीक है, सीधा सा दे रखा ज्ञापन। क्या है आपका? एक ज्ञापन है। ठीक है, ज्ञापन में क्या आएगा? पत्रांक आ गया आपका पहले। ठीक है, ये पत्रांक कुछ भी डाल सकते हो आप, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या लिख से इधर दिनांक आएगी। फिर देखिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात पुलिस जालौर। ठीक है, आप इसमें कोई एड्रेस देने रखा है आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर एड्रेस दे रखा होगा तो क्या होगा? आपको वो एड्रेस ही डालना पड़ेगा। देखिए महोदय, निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में आसपास के क्षेत्रों में अनेक छात्रों ने उच्च कक्षाओं में प्रवेश लिया है। तो हम जानते हैं लाइसेंस कब बनता है? 18 साल से अधिक आयु होने पर ही बनता है भाई। अगर आपकी आयु 18 साल से अधिक है तो क्या बनेगा? आपका लाइसेंस बनेगा। ठीक है, ये सभी नव प्रवेशार्थी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हैं। अपन जानते हैं कि जो बड़े विद्यार्थी होते हैं 11th वाले या कॉलेज लेवल वाले, वो क्या करते हैं? जब पढ़ने आते हैं तो क्या लेके आते हैं? अपने 2 पहिया वाहन लेकर आते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए? लाइसेंस की आवश्यकता है। ये सभी नव प्रवेशार्थी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के इच्छुक है, परंतु मुख्य परिवहन कार्यालय दूर होने से लर्निंग लाइसेंस नहीं बना पा रहे हैं। यदि इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर में ही एक कैंप लगाकर यह कार्य किया जाए तो सभी को सुविधा होगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र हेतु शिविर लगाने की कृपा करें। इसके लिए संस्था प्रधान की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। बहुदीय किसने लिखा है? संस्था प्रधान ने लिखा है। अर्थात हमको एक हमारे विद्यालय में कैंप लगवाना है जिसमें हमारे विद्यालय में क्या बन जाए? लर्निंग लाइसेंस बन जाए। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गई? विज्ञप्ति हो गई। एक और दिया है अपन ने। देखिए आपको एक निविदा दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? निविदा है। ठीक है, और निविदा किसने लिखी है? यानी कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान। ठीक है, बता दिया था मैंने। विभाग का नाम आएगा, निविदा सूचना आ गई, दिनांक आ गई। ठीक है, और एक आ गई क्रमांक आ गया आपका। क्रमांक में अगर आप लिखना चाहें अपन तो ऑब्लिक करके क्या लिख सकते हैं? इसके आगे 2024 डाल सकते हैं। उदयपुर जिला अंतर्गत 8वीं बोर्ड परीक्षा, ठीक है, 2024 इसमें डाला नहीं है के लिए उत्तर पुस्तिका अन्य सामग्री सप्लाई करने हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, निविदाएं दिनांक 16 जनवरी 2024 को समय दे रखा है इसमें को अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे एवं सायं 4 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। एक प्रारूप आएगा, आपको बताया था मैंने आपको दिन को। एक प्रारूप है आपका जिसमें क्रम संख्या, विवरण, अनुमानित राशि, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क आ गया और क्या आ गया इसमें? आपूर्ति समय आ गया है। क्या है? पहला उत्तर पुस्तिका। ठीक है, कितने पृष्ठ की है? 12 पेज की है और 58 GSM 24x8। ठीक है, उसकी साइज क्या है? क्या दी उसकी साइज क्या है? कॉपी कितनी बड़ी होगी और कितनी चौड़ी होगी उसका वर्णन किया भाई इसमें। ठीक है, फिर अनुमानित राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। धरोहर कितनी दी इसने? 6000 रुपये। शुल्क कितना है आपका? 100 रुपये। और समय कितना है? 1 माह में पुस्तक चाहिए। दूसरा दिया है नक्शे, हमने बात की थी भारत और संसार के, कितने चाहिए? 20,000। ठीक है, धरोहर राशि कितनी है? 400 रुपये। 100 रुपये आपकी शुल्क है और माह समय कितना है? 1 महीने का। फिर दिया आपका, क्योंकि ग्राफ पेपर भी आता है अपने एग्जाम में, ग्राफ पेपर है। ठीक है, 20 दिया इसने, ऊपर दे रखा होगा। फिर क्या है? 400, 100 और 1 माह। ठीक है, फिर देखिए आगे इसमें शर्तें। ठीक है, निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का पूर्ण अधिकार किसको होगा? अधो हस्ताक्षरकर्ता को होगा। कौन? इसको। ठीक है, दूसरा आपूर्ति में विलंब या गुणवत्ता में कमी होने पर निविदादाताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर हमने जो माल मंगवाया है, जो कॉपियां मंगाई है, अगर वह उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी? उसकी वह रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र क्या रहेगा? उदयपुर रहेगा। अगर दोनों के बीच किसी बात पर क्या हो जाता है? मन मुटाव हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसका निर्णय कौन करेगा? उदयपुर जो न्यायालय है वो क्या करेगा। ठीक है,
और हस्ताक्षर क ख ग प्रधानाचार्य डाइट उदयपुर। वैसे पूरा अपन इसकी बात की है, यही फॉर्मेट रहता है इसका निविदा का। तो यहाँ पर 3 चीजों की बात कर ली अपन ने, ठीक है। बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में क्या लिखना है आपको? सारगर्भित निबंध लिखना है। सूचना क्रांति के युग में भारत, मेक इन इंडिया अथवा स्वदेशी उद्योग, विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता और अंतरिक्ष में चंद्र मिशन एवं सूर्य मिशन। ये निबंध है जिनको अपन को लगभग 300 शब्दों में लिखना है, अर्थात 30 या 35 पंक्तियों में अपनी बात को सारगर्भित वही पंक्तियां लिखनी है जो क्या है, महत्वपूर्ण है और इसका अर्थ निकलता है। गागर में सागर बनना है, क्योंकि आप 12th कक्षा में पढ़ते हो, आपसे वो मांगा गया है। तो आज का पेपर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी था और मुझे दावा है, ऐसा विश्वास है कि यहाँ से बहुत से प्रश्न आपको जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 13 मार्च को, उसमें नजर आएंगे। तो आपको एक बार आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।